नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, स्वागत है आप सबका टेक्निकल अर्थ में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, सबसे पहले खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है जोरावर को लेकर। दोस्तों, जोरावर कोई फिल्म का नाम नहीं है, बल्कि ये भारत के डीआरडीओ का लाइट टैंक का नाम है। बता दें कि डीआरडीओ जिस स्वदेशी लाइट टैंक को तैयार कर रहा है उसे 2023 में रोल आउट करने की तैयारी कर रहा है और इसका नाम रखा गया है जोरावर, जिसका मतलब है बहादुर और मजबूत। अब ये कहा जा रहा है कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल अगले महीने लाइट टैंक के लिए एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को मंजूरी दे सकती है। दरअसल दोस्तों, डीआरडीओ के साथ निजी क्षेत्र की कंपनी लार्सन एंड टुब्रो भारतीय सेना के लिए हल्के टैंक को तैयार कर रही है, क्योंकि भारतीय सेना को इन हल्के टैंकों की जो जरूरत है वो है पहाड़ी इलाकों में, यानी कि पर्वतीय युद्ध में भारतीय सेना अपनी मारक क्षमता को बढ़ाना चाहती है। जिस तरीके से चाइना ने भी अपने लाइट टैंक्स डेवलप कर रखे हैं, ऐसे में भारतीय सेना भी लाइट टैंक से ही उनका जवाब देना चाहती है। इसीलिए ये जो प्रोग्राम है वो मिशन मोड के तहत हो रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय सेना मेक इन इंडिया पहल के तहत लगभग 325 टन के हल्के टैंक खरीदने की उन्होंने योजना बनाई है, जो कि उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों और मार्जिनल टेरेन में काम कर सकते हो और ये तेजी से डिप्लॉय करने लायक होने चाहिए। हालांकि दोस्तों, 2 से 3 साल और लगेंगे इनको फुल मोड में बनने के लिए, लेकिन जोरावर अब आपको अगले साल से दिखना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि डीआरडीओ से आ रही है। डीआरडीओ के एडवांस सिस्टम लेबोरेटरी ने एक टेंडर जारी किया है प्रोजेक्ट वेदा के तहत 9 लीटर प्रोपेलेंट टैंक के 5 यूनिटों के लिए, जो कि टाइटेनियम एलॉय से बने होने चाहिए। दरअसल दोस्तों, प्रोजेक्ट वेदा के तहत इनका इस्तेमाल थ्रस्ट कंट्रोल सिस्टम के तौर पर किया जाएगा। कहा यह जा रहा है कि प्रोजेक्ट वेदा 2024 से पहले लॉन्च हो जाएगा। दोस्तों, जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि प्रोजेक्ट वेदा भारत के सैन्य सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाएगा, वो भी शॉर्ट नोटिस पर। वो भी कब? जब अगर कोई दुश्मन हमारे देश के सैटेलाइट्स को अपनी एंटी सैटेलाइट हथियारों से निशाना बनाता है, तो इस दौरान शॉर्ट नोटिस पर तो प्रोजेक्ट वेदा के तहत जो डिफेंस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होगा उसके माध्यम से आसमान में फिर से सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया जाएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ। आप सबको मालूम है कि दोस्तों, चाइना के पास लंबी दूरी के रॉकेट सिस्टम्स है। ऐसे में भारत अब पीछे रहने वालों में से नहीं है। अब खबर ये आ रही है कि डीआरडीओ के साथ भारतीय सेना बात कर रही है लॉन्ग रेंज रॉकेट सिस्टम के लिए। दरअसल दोस्तों, जो गाइडेड पिनाका रॉकेट है उसकी रेंज 100 किलोमीटर है, जो कि चाइना के PHL-3 से 300 किलोमीटर कम है, जिसे कि चाइना ने LAC पर तैनात किया हुआ है। लेकिन अब नए पिनाका मार्क 3 पर बातचीत हो रही है, जिसकी रेंज करीबन 250 किलोमीटर होगी और इसके लिए एक अंतिम कॉन्फ़िगरेशन भी तैयार किया जा रहा है, जिसे जल्द ही पूरा कर दिया जाएगा। हालांकि किसी भी तरीके का कोई प्रतिबंध ना लगे, इसे देखते हुए मिशन मोड पर इसे तैयार किया जा रहा है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि पहला रॉकेट जो कि प्रोडक्शन रेडी कॉन्फ़िगरेशन के साथ तैयार होगा, इसका इस्तेमाल डेवलपमेंटल ट्रायल्स के लिए किया जाएगा 2024 के अंत तक। बढ़ते हैं खबर की तरफ, जो कि MRFA डील को लेकर आ रही है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना 114 MRFA टेंडर के तहत, जो कि $20 बिलियन का है, उसके लिए इस साल के अंत में रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी कर सकती है। और ऐसे में आपको मालूम है कि डसॉल्ट एविएशन ने जो राफेल F4 4.1 स्टैंडर्ड का फाइटर जेट पेश कर रखा है, उसे पक्का माना जा रहा है। डसॉल्ट एविएशन को पूरी उम्मीद इसीलिए है क्योंकि भारत ने उनसे 36 राफेल फाइटर जेट्स ले रखे हैं। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ यूरोफाइटर कंसोर्टियम ने अपने यूरोफाइटर टाइफून ट्रंच 5 की पेशकश की है भारतीय वायुसेना को, और वो किसी न किसी तरीके से राफेल के इस ऑफर को काटना चाहते हैं, खास करके फ्लाईवे कॉस्ट में। और अगर यूरोफाइटर कंसोर्टियम ऐसा करने में सफल हो जाता है तो डसॉल्ट एविएशन को राफेल एयरक्राफ्ट की कीमतें कम करनी पड़ सकती हैं। वहीं डिफेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यूरोफाइटर की बिड डसॉल्ट एविएशन के राफेल से 30% कम होगी। वहीं यूरोफाइटर कंसोर्टियम ने यह भी कहा है कि इस टेंडर के तहत वो इसके टेक्निकल बिड्स के रास्ते को भी जल्द ही साफ कर देगा। लेकिन यहाँ पर यूरोफाइटर टाइफून को भी F-15EX से चुनौती मिल सकती है। हालांकि दोस्तों, ये भी कहा जा रहा है कि MRFA का जो विजेता होगा उसे कीमत के आधार पर ही चुना जाएगा, अगर बीच में कोई पॉलिटिक्स नहीं होती है तो। दोस्तों, अगली खबर भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75I को लेकर आ रही है। दरअसल प्रोजेक्ट 75I से फ्रांस, रशिया और स्वीडन के हाथ पीछे खींचने के बाद रक्षा मंत्रालय ने साफ तौर पर कह दिया था कि प्रोजेक्ट 75I टेंडर में जो कुछ जरूरी परिवर्तन किए जाने हैं वो करने होंगे। खास करके इसकी लायबिलिटी में जो परिवर्तन करना है उसको भी प्राथमिकता दी गई है। पहले के प्रपोजल में आप सबको मालूम ही है कि जो भारतीय फर्म है उन्हें इस टेंडर के तहत एक बड़ा स्टेक मिलना था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो फॉरेनर पार्टनर्स हैं वो इस प्रोजेक्ट की क्वालिटी में आने वाली जो भी दिक्कतें हैं उसकी जिम्मेदार होंगी, और साथ ही इस प्रोजेक्ट में अगर देरी होती है तो इसके लिए भी यही जो फॉरेन कंपनीज है वो जिम्मेदार होगी। और यही वजह थी कि ये जो फॉरेन कंपनियां थी वो इस तरीके की क्लॉज को हटवाना चाहती थी। लेकिन दोस्तों, ये जो फॉरेन कंपनी है वो ये भी कह रही है कि प्रोजेक्ट 75I के टेंडर से सी प्रूवन AIP सिस्टम का जो मांग की गई है भारतीय नौसेना की तरफ से उसे हटा दिया जाए। लेकिन यहाँ पर रक्षा मंत्रालय ने साफ तौर पर इस बात को नकार दिया है, सिरे से नकार दिया है
कि भैया जब तक सी प्रूवन AIP सिस्टम हमारी नौसेना को नहीं मिल जाता पनडुब्बियों में, तब तक इस प्रोजेक्ट का कोई फायदा नहीं है। इसीलिए जो सी प्रूवन AIP सिस्टम का जो क्लॉज रखा गया है वो बरकरार रहेगा और तभी इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाएगा। दोस्तों अगली खबर भी भारतीय नौसेना से आ रही है। INS विक्रांत अब पूरी तरीके से तैयार है भारतीय नौसेना में कमीशन होने के लिए, जिसे कि 2 सितंबर को भारतीय नौसेना को दे दिया जाएगा। और अब भारतीय नौसेना ने कहा कि वे बहुत तेजी से 26 कैरियर बॉर्न फाइटर एयरक्राफ्ट की खरीद का फैसला करेगी। बता दें कि भारतीय नौसेना के वाइस चीफ ने कहा कि FA-18 राफेल मरीन को चुनौती दे रहा है, लेकिन उन्होंने आगे बताया कि जो भी एयरक्राफ्ट चुना जाएगा उसे एक इंटरिम अरेंजमेंट के साथ ही चुना जाएगा, वो भी तब तक जब तक स्वदेशी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट तैयार नहीं हो जाता, यानी कि TEDBF। वहीं भारतीय नौसेना के वाइस चीफ ने बताया कि TEDBF अगले 5 से 7 सालों में अपनी पहली उड़ान करेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भविष्य में अगर हमें अतिरिक्त कैरियर बॉर्न फाइटर जेट्स की खरीद की जरूरत महसूस होती है तो वो भी इस बात पर निर्भर करेगी कि TEDBF की जो टाइमलाइन है उसे उसके निर्माता कैसे मैच कराते हैं। दोस्तों अगली खबर तंजानिया से आ रही है। दरअसल तंजानिया की मीडिया की तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि तंजानिया अब अपने पुराने मिलिट्री उपकरणों को बदलना चाहता है भारत के द्वारा बनाए गए डिफेंस सिस्टम से। बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बायलैटरल बातचीत की है तंजानिया की रक्षा मंत्री से, जिसमें कि डिफेंस कॉर्पोरेशन को लेकर सहयोग की बात कही गई है। तंजानिया की रक्षा मंत्री ने भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री के अधिकारियों से भी बातचीत की, जिसमें कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेढक, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और जेन टेक्नोलॉजी लिमिटेड शामिल थे। दोस्तों अगली खबर LAC से आ रही है। दरअसल अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले के चगल गांव में स्थानीय लोगों की कुछ बातें सामने आई है। दोस्तों इस गांव के लोगों ने चीनी आक्रमण के खिलाफ भारतीय सेना के साथ लड़ने की कसम खाई है। यहाँ के स्थानीय निवासी बताते हैं कि चीन हर साल हमारी सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश करता है। हम भारतीय सेना के साथ खड़े हैं और अगर कोई स्थिति बनती है तो हम साथ में लड़ेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ के जो लोग हैं वो चीनी आक्रमण के बारे में काफी टेंशन में हैं। उन्होंने कहा कि वो हमारी जमीन में घुसने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों ने कहा कि हमें 30 साल पहले होमगार्ड से ट्रेनिंग मिली थी। उन्होंने नागरिकों को विशेष प्रशिक्षण दिया था ताकि हम आपात स्थिति में उनकी मदद कर सके। इसके अलावा यहाँ के स्थानीय लोगों ने कहा कि भारत सरकार कनेक्टिविटी बढ़ाने और सभी जरूरी काम करने के लिए सड़कों का निर्माण कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारा गांव चीन से कुछ किलोमीटर दूर है और हमें अब चीन को अपनी उपस्थिति दिखाने के लिए बुनियादी ढांचा मजबूत और विकसित करना होगा और हम चीनियों को हमारी जमीन नहीं देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि सेना दूसरे नंबर पर आती है और अगर भारतीय सेना बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित करे और अगर समय आता है तो हम सेना के साथ काम करने के लिए तैयार है। हाल ही में दोस्तों मैंने एक सेपरेट वीडियो LAC के गाँव के ऊपर बताया था, जिसमें कि भारत सरकार जो खाली पड़े गाँव, जो वीरान गाँव है, वहाँ पर दोबारा से लोगों को बसाने की कोशिश कर रही है और इनका इस्तेमाल सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर भी किया जाएगा। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो भारतीय सेना से आ रही है। भारतीय सेना ने दोस्तों हाल ही में स्वार्म ड्रोन्स को शामिल किया है। ये ड्रोन सेना को दुश्मन के खिलाफ ऑपरेशन में मजबूती देंगे। खासकर की सीमाओं पर सेना दुश्मन की हर हरकत पर कड़ी नजर रख पाएगी, उनकी ठिकानों को भी खत्म कर पाएगी। भारतीय सेना ने कहा कि सीमा पर मजबूत सुरक्षा की कड़ी में स्वार्म ड्रोन दुनिया भर में हाल के अलग अलग संघर्षों में इनके जो इस्तेमाल किए गए हैं, उससे ये बात साफ है कि ड्रोन तकनीक सैन्य अभियानों के लिए एक फोर्स मल्टीप्लायर साबित हुई है। दरअसल दोस्तों भारतीय सेना भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए स्वार्म ड्रोन प्रणाली को अपने मैकेनाइज्ड फोर्स में शामिल कर चुकी है। इस विशिष्ट तकनीक को शामिल करने के लिए सेना ने 2 भारतीय स्टार्टअप कंपनियों से स्वार्म ड्रोन्स खरीदे हैं। इसके अलावा दोस्तों सेना मेक 2 केस के तहत ऑटोनोमस सर्विलांस और सशस्त्र स्वार्म ड्रोन्स भी सेना में शामिल कर रही है, जिसमें कि कई तरीके के सुधार किए गए हैं, खास करके हाई एल्टीट्यूड वाले वॉरफेयर में, क्योंकि जो स्वार्म ड्रोन्स हैं वो अलग अलग तरीके के पेलोड ले जा सकते हैं। दोस्तों अगली खबर LOC से आ रही है। दरअसल क्या कभी आपने सोचा है कि किसी संगीत से भारत पाकिस्तान के बीच दुश्मनी को खत्म किया जा सकता है? आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन दोस्तों अभी हाल ही में एक वीडियो सामने आया है जिसमें कि आप समझ सकते हैं कि संगीत एक वो चीज है जो दोनों देशों को जोड़ती है। संगीत उन लोगों को भी जोड़ती है जो एक दूसरे के खिलाफ बंदूक लेकर अपनी अपनी चौकियों पर खड़े हैं। इसका नमूना भारत और पाकिस्तान के बीच LOC पर देखने को मिला, जहां भारत और पाकिस्तान के सैनिक एक ही गीत पर थिरकते हुए नजर आए। भारतीय चौकी पर पंजाबी रैप बजाया जा रहा है। बंकर के अंदर ही भारतीय सेना के जवान डांस कर रहे हैं और उन्हीं के सामने पाकिस्तान की चौकी भी दिख रही है। इस वीडियो को ट्विटर पर भी काफी शेयर किया गया है। अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है पिच ब्लैक 2022 को लेकर। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में अभ्यास पिच ब्लैक के पहले चरण में भाग लेने वाली भारतीय वायुसेना ने यहां पर कई मिशनों में हिस्सा लिया। भारतीय वायुसेना ने कहा कि विभिन्न स्थितियों की ड्रिल की गई, जिसमें विभिन्न मंच शामिल थे, यानी कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स शामिल थे। पिच ब्लैक के पहले चरण में वायुसेना टीम ने इस इवेंट में भाग लेने वाली दूसरी वायुसेना के साथ कई मिशनों में हिस्सा लिया। विभिन्न स्थितियों का अनुकरण किया गया, जिसमें अलग अलग प्लेटफॉर्म्स शामिल थे। भारतीय वायुसेना की टुकड़ी में 100 से अधिक वायु योद्धा शामिल हैं,
जिन्हें 4 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान और 2 C-17 विमानों के साथ तैनात किया गया। अगली खबर दोस्तों चाइना और पाकिस्तान को लेकर आ रही है। दोस्तों जहां पाकिस्तान की सरकार सऊदी अरब से लेकर चीन तक से कर्ज के लिए झोली फैला रही है, लेकिन पर्दे के पीछे कहानी कुछ अलग है। पाकिस्तान इस पैसे से परमाणु हथियारों पर जमकर पैसा बहा रहा है। पाकिस्तान की सेना की परमाणु फोर्स इसके जरिए न केवल परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ा रही है, बल्कि उनकी क्षमता भी बढ़ा रही है। अपने दोस्त चीन के नक्शे कदम पर चलते हुए पाकिस्तान दूसरा मिसाइल साइलो बना रहा है। इससे पाकिस्तान की परमाणु मिसाइलों की ताकत बढ़ जाएगी। सैटेलाइट तस्वीरों में इस बात की जानकारी सामने आई है, जिसमें कि पाकिस्तान में दूसरे मिसाइल साइलों की पहचान की गई है। कहा यह जा रहा है कि इन नए मिसाइल साइलों का निर्माण काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। यही नहीं, इसके अलावा यह भी कहा गया है कि नया मिसाइल साइलो पाकिस्तान की घातक मिसाइल अबाबील के लिए हो सकता है, जो MIRV तकनीक से लैस है। ऐसा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने MIRV तकनीक को भारत के बड़े दुश्मन चीन की मदद से हासिल किया है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 2200 किलोमीटर है। वहीं डिफेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि MIRV तकनीक की मदद से एक मिसाइल में कई वॉरहेड लगाए जा सकते हैं। इसका फायदा ये होता है कि एक ही मिसाइल की मदद से अलग अलग लक्ष्यों को तबाह किया जा सकता है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की ये मिसाइल अपने साथ परमाणु बम ले जा सकती है। इस मिसाइल की मदद से एक व्यापक इलाके को तबाह किया जा सकता है। यही नहीं, अगर कोई मिसाइल MIRV तकनीक से लैस है तो उसे किसी एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसे कि S-400 या फिर अमेरिका के थार्ड सिस्टम से भी मार गिराना आसान नहीं होता है, क्योंकि MIRV तकनीक से लैस मिसाइल बूस्ट होने के बाद अपने वॉरहेड को छोड़ती है, जिससे उसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम से मार गिराने की संभावना कम हो जाती है। इसकी वजह यह है कि कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम एक वॉरहेड को हवा में नष्ट करने का प्रयास करता है। अगर ज्यादा वॉरहेड होंगे तो एयर डिफेंस सिस्टम को मुश्किलें होंगी। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो सऊदी अरब और पाकिस्तान को लेकर आ रही है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान में $1 अरब के निवेश की योजना बनाई है। सऊदी की तरफ से कहा जा रहा है कि सऊदी किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज ने सऊदी अरब को पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था का समर्थन करने का निर्देश दिया है। कुछ रिपोर्ट्स ये भी आ रही है कि सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने अपने पाकिस्तानी समकक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी को फोन करके इस फैसले की जानकारी दी है। इसके चंद दिनों पहले ही सऊदी अरब ने पाकिस्तान को पहले से दिए गए $3 अरब के कर चुकाने की समय सीमा भी बढ़ा दी थी। सऊदी अरब के इस फैसले से कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान को बड़ी राहत मिली है। लेकिन दोस्तों जैसे कि मैंने अभी आपको डिफेंस अपडेट में बताया भी कि इन पैसों का इस्तेमाल पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों को बढ़ाने के लिए कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों कतर भी पाकिस्तान के साथ पूरी तरीके से खड़ा है। कतर की तरफ से कहा जा रहा है कि कतर निवेश प्राधिकरण ने पाकिस्तान में $3 अरब का निवेश करने की योजना बनाई है। हालांकि कतर ने ये नहीं बताया कि इस निवेश को वो कब शुरू करेगा। दोस्तों अगली खबर भारतीय नौसेना की तरफ से आ रही है। भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS सतपुड़ा ने इस महीने अमेरिका पहुंचकर इतिहास रच दिया है। ये युद्धपोत आजादी के 75 साल पूरा होने के मौके पर आयोजित आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका के सैन डिएगो पहुंचा था। ये पहला मौका था जब भारतीय नौसेना का कोई युद्धपोत उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर पहुंचा था। इस मौके को खास बनाने के लिए अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंधु ने खुद सैन डिएगो पहुंचकर भारतीय युद्धपोत INS सतपुड़ा की सवारी की। इसके अलावा उनके साथ US डिपार्टमेंट ऑफ नेवी के सेक्रेटरी कोलर्स डे टेरो भी मौजूद थे। INS सतपुड़ा की अमेरिकी यात्रा भारतीय नौसेना की 6 महाद्वीपों, 3 महासागरों और 6 अलग अलग टाइम जोन में युद्धपोत की रणनीतिक तैनाती का हिस्सा था। बता दें कि INS सतपुड़ा भारतीय नौसेना में शामिल शिवालिक क्लास का स्टेल्थ मल्टी रोल फ्रिगेट है और ये तलवार क्लास के युद्धपोतों की तुलना में काफी उन्नत स्टेल्थ फीचर से लैस है। INS सतपुड़ा में रूसी, भारतीय और इजरायली वेपन सिस्टम लगे हैं। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।